हाय। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल को देखा था कि किस तरह से प्रपोज हुआ था, क्या क्या इसकी थ्योरीज थे और क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एक ऐसा मॉडल जिसको बहुत सारे बुक्स में लिखा नहीं गया है। ठीक है, इसका नाम है लेनार्ड्स एटॉमिक मॉडल। इन 1903 कब 1903 में फिलिप्स लेनार्ड बोल के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा था कि जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है, इसके अंदर प्रोटॉन तो है, लेकिन ये कैसा है, डायपोल क्रिएट करता है। एटम है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये एक डायपोल बना, ये नेगेटिव पॉजिटिव एक डायपोल बना, नेगेटिव पॉजिटिव और एक डायपोल, नेगेटिव पॉजिटिव एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कुछ इस तरह से अरेंज हो गए हैं। ठीक है, इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया डायनामाइट्स। मतलब एक एटम के अंदर डायनामाइट्स हैं, और जो दो डायनामाइट्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे है, और ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, और यहाँ पे जो एटम का जो मास है, ये एटम का जो मास होगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पे लिखता हूँ, जो एटॉमिक मास होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द नंबर ऑफ डायनामाइट्स। ठीक है, जितने नंबर के डायनामाइट्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, एक एटम का मास होगा, है ना। समझ में भी आ रहा है, प्रोटॉन का मास कितना था, 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, एंड इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इतना है। ये तो एक एक का रहा। अगर मैं यहाँ पे अगर इनका नंबर अगर बढ़ा दूँ तो मास भी तो बढ़ रहा है। तो एटम का जो मास है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ डायनामाइट। जितना नंबर के डायनामाइट्स बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। अब बात करते हैं इसका साइज का। डायनामाइट्स का जो साइज होगा, साइज ऑफ द डायनामाइट्स, ये क्या होगा, क्या होगा 1/10⁹ टाइम्स ऑफ साइज ऑफ एटम। मतलब क्या है, 1 बिलियंथ टाइम है। इतना छोटा है डायनामाइट का साइज। जैसे कि अगर एटम इतना बड़ा रहेगा, डायनामाइट का बहुत छोटा सा, इतना सा एक हिस्सा रहेगा डायनामाइट। ठीक है, और हाँ यही तो है, तो क्या कह सकते हैं आप। हाँ बस इतना ही है। चलो इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसका कुछ लिमिटेशंस। ऑब्वियसली ये हम पढ़ते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस होगा। देखते हैं कुछ लिमिटेशंस। सबसे पहला लिमिटेशन अभी तक क्लियर नहीं है, अगर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, ये एक दूसरे से अटैच क्यों नहीं हो रहे हैं, ये अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे ये सेपरेटली क्यों है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लिमिटेशन है यही है कि द बाइंडिंग फोर्स का पता नहीं, द बाइंडिंग फोर्स which holds the dynamites together was not explained। पहला गया ये। दूसरा, इससे एक एटम का प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें पता नहीं चल रहा। couldn't explain the spectrum of atom।
एक टर्म आया यहाँ पे स्पेक्ट्रम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम का मतलब समझो, जैसे कि हर एक इंसान का अपना अपना फिंगरप्रिंट रहता है जो कि डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर यही है, आइडेंटिफिकेशन करवाता है। इसी हिसाब से एक एटम को उसका अगर हम स्पेक्ट्रम देख के हम बता सकते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या देता है, उसका आइडेंटिफिकेशन देता है। हर एक एटम के लिए अपना अपना क्या रहता है, एक फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम रहता है। स्पेक्ट्रम मतलब लाइट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं पहले, फिर ये एमिट करते हैं। तो यहाँ से मान ली चलो ऐसा करता हूँ, एक एटम है जिसने इस तरह से लाइट को छोड़ा, ऐसे लाइट को छोड़ा। अभी और एक अगर दूसरा एटम का मैं अगर बात करूं, जब ये रेडिएशन एमिट करता है तो कुछ इस तरह की लाइट को ये एमिट किया, रेड, ऑरेंज, येलो और यहाँ से ब्लू। समझो इस चीज को, यहाँ पे क्या होता है, रेंजेस होते हैं। तो कुछ एटम्स क्या करते हैं, अपने ही रेंज में क्या करते हैं, एमिट करते हैं लाइट्स। सो इट इज फॉर द एटम ए एंड इट इज फॉर द एटम बी। साफ साफ पता चल रहा है ये दोनों क्या है, पैटर्न्स अलग अलग है। मैं ऐसा रैंडमली ले रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ेंगे तो ये स्पेक्ट्रम क्यों ऐसा आ रहा है, क्या है ये सब इस चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बस हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में। ये क्या है, लाइट्स ऐसे मिलते हैं, हर एक एटम के लिए अपना अपना क्या रहता है, एक इंडिविजुअल स्पेक्ट्रम रहता है। सो ये लेनार्ड्स मॉडल, उसका कुछ एडवांटेजेस है कि कुछ नहीं, यहाँ पे डायनामाइट्स के बारे में बताया जाता है और ये उसका कुछ लिमिटेशंस है। चलो स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इन 1911 इस टाइम में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ से क्या डिस्कवरी हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। समझो इस चीज को, तो हेडिंग डालते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन और यहाँ पे कौन आए, रदरफोर्ड। जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, प्रोटॉन। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन डिस्कवर नहीं किया, रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं किया, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस डिस्कवर किया। डाउट्स आ जाता है कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था, हायर हम ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं, क्या हम क्या आंसर देके चले आते हैं, प्रोटॉन देके चले आते हैं। हाँ मिस्टेक्स होता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ध्यान से, न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था, ये कहाँ से हुआ था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हुआ था। अभी एक्सपेरिमेंट है क्या, एक लेयर का ऐसा चैम्बर लिया गया, इसका लेड चैम्बर, यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा गया।
एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को रखा गया। अब रेडियोएक्टिव है बोल के ये क्या करेगा, रेडिएशन फेंकेगा, इस तरह से इसका रेडिएशन जा रहा है। लेकिन हमने क्या किया, इसके पावर को थोड़ा सा ब्लॉक किया विथ द हेल्प ऑफ अ स्लिट। ये यहाँ पर ब्लॉक होने से कुछ और यहाँ से इस तरह से रेडिएशन इस तरह से रेडिएशन आ जाएगा। आगे हमने लगाया एक गोल्ड फॉइल, छोटा सा से गोल्ड फॉइल दिया। एंड इसके चारों ओर लगाया इस तरह से एक फ्लोरोसेंट मटेरियल। क्या है फ्लोरोसेंट मटेरियल हमारे पास, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड ये समझ में आया सेटअप इसका। एक लेड के बॉक्स के अंदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखा गया, यहाँ पे एक स्लीट दिया गया। स्लीट का काम क्या है, जो एक्सेस रेडिएशन है इन सबको ब्लॉक करके पर्टिकुलर एक डायरेक्शन एक छोटा सा बीम तो बस आगे भेजेगा, ये हुआ। और यहाँ पे गोल्ड फॉइल रखा गया और यहाँ पे जिंक सल्फाइड का एक क्या कह सकते हैं स्क्रीन लगाया गया। ठीक है, जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर क्या होता है स्ट्राइक करता है तो ये ग्लो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अल्फा रे है, ये जो रेडिएटिव सब्सटेंस है ये क्या रेडिएट कर रहा है, अल्फा रेज रेडिएट कर रहा है। ध्यान से अल्फा रेज। सो क्या ऑब्जर्व हुआ, देखो जैसे जैसे ये आगे गया, ठीक है, बहुत सारे रेडिएशन यहाँ पे टकरा है। कुछ रेडिएशन ऐसे बैंड हो गए और बहुत कम ऐसे गया था ऐसे वापस चला आया। समझे, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन क्या किया और यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने क्या देखा और हमने क्या सोचा। सबसे पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज goes go straight। बहुत सारे अल्फा रेज क्या जा रहे हैं, ये सीधा जा रहे हैं। इसका हमने क्या कंक्लूजन निकाला, एटम हैज एम्प्टी स्पेस, या फिर मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। एटम का जो स्पेस है क्या है, बहुत क्या पता चला, एटम के अंदर का जो जगह है ये क्या है, खाली है। ठीक है, दूसरा, सम अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, कुछ एंगल्स बना के डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। समझो इस चीज़ को। अगर यहाँ पे एटम है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा रेज क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। उनके बारे में हम आगे देखेंगे लास्ट इस वीडियो के, वीडियो में जो ये लेक्चर सीरीज़ के जो वीडियो है उसके लास्ट में हम अल्फा रेज के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उस टाइम में देखेंगे अल्फा रेज के बारे में।
अभी देखो, अगर यहाँ पे अगर अल्फा रे आया पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा नेगेटिव है, तो क्या हुआ, ऐसे जाके थोड़ा सा इसको अट्रैक्ट होगा, अगर ऐसे जाके ऐसे अट्रैक्ट होगा, अगर न्यूक्लियस से क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा, रिपेल करेंगे ना। तो हाँ, यही है वो रीज़न कि ये जो अल्फा रेस क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ क्या है रीज़न, एटम्स हैव चार्ज पार्टिकल्स। एटम न्यूट्रल होते हुए भी इसके अंदर क्या है, चार्ज पार्टिकल अभी भी मेंटेन है, चार्ज है बोल के क्या हो रहा है, यहाँ पे डेविएशन हो रहा है। एंड सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, आउट ऑफ 20,000 is one ray come back in the सेम पाथ में वापस चला आया, ऐसा गया था और ऐसा वापस चला आया। इसका रीज़न क्या है, ऑल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज is concentrated in a small space। एक छोटे से जगह पे यहाँ सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है। तो इन सब चीज़ों पे और एक बार देखते हैं क्या है। जो एटम है, मान लीजिए इतना बड़ा सा एक एटम है, इसका सारा का सारा जगह, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, और इसके अंदर क्या है, चार्ज पार्टिकल है, मुझे पता है, और सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है। इन सबको देख के रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया था, किससे इंस्पायर्ड होके, हमारे सोलर सिस्टम से इंस्पायर्ड होके। वह तो सोलर सिस्टम से इंस्पायर्ड होके दिया था, जहाँ पे बीच में उन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियस को रखा। न्यूक्लियस मतलब जो सारा पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे एक साथ कंसंट्रेटेड है, इसका नाम क्या दिया उन्होंने, न्यूक्लियस। अगर ये इतना सा न्यूक्लियस है तो ये इतना बड़ा सा एटम है। इन्होंने इसको कैलकुलेट भी किया था। तो साइज ऑफ द एटम अगर मान के चलो इसका रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर है, तो ये साइज होगा, ये न्यूक्लियस का, ये कितना होगा, 10⁻15 मीटर, इतना छोटा है। ठीक है, अगर इसको तुम देखो, समझना चाहो, पेन का टिप अगर न्यूक्लियस है, पेन का अगर टिप अगर न्यूक्लियस है, तो पूरा जो शहर है, कह सकते हैं पूरा का पूरा शहर क्या होगा, एक एटम होगा। जैसे ये देखो, इससे कितना है, 5 गुना बड़ा है। ज़्यादा हो गया क्या, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। एक रूम मान लो, अगर एक पेन का टिप अगर न्यूक्लियस है, तो एक रूम जहाँ पे तुम हो, ये क्या होगा, तुम्हारा एटम होगा। तो अगर तुम रैंडमली अगर कोई चीज़ अगर फायर कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ क्या हो जाएगा, आगे ही तो जाएगा। अभी जो रेज इससे पास से गए, अब यही क्या होंगे, ऐसे डिफ्लेक्ट होंगे। इससे पास जो गया और इससे जो पूरा नज़दीक ऐसे चला गया, वही यहाँ से क्या होगा, बाउंस पेपर ये ऐसे टच नहीं करता, ध्यान से कभी भी टच नहीं करता, क्योंकि पॉजिटिव रिपल्शन होता है। बुक में बहुत सारे ऐसे दिखाया गया है कि टच करके वापस आता है, टच नहीं होता ये। चलो, अब और कुछ जानकारी चीज़ें, हम यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ कर रहे थे, वो क्या होता है, वो रेडियम हो सकता है, या फिर पोलोनियम हो सकता है। लेड बॉक्स के अंदर हमने जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जो रखा था, वो क्या था, रेडियम था, या रेडियम हो सकता है या फिर पोलोनियम हो सकता है, कोई सभी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इस मॉडल का कुछ लिमिटेशन। सबसे पहला, अगेन इसके बारे में बता नहीं पाया, स्टेबिलिटी के बारे में बता नहीं पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, जैसे कि
सोडियम अनस्टेबल क्यों है, नाइट्रोजन स्टेबल क्यों है, नाइट्रोजन इतना रिएक्शन क्यों नहीं करता, इन सब के बारे में कुछ ये बता नहीं पाया। दूसरा, ठीक है, उस टाइम एक फिजिसिस्ट थे, इनका नाम था मैक्सवेल। वाह, इन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक थ्योरी दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अगर एक चार्ज पार्टिकल अगर घूम रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, अगर एक चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये क्या करता है, कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसके चारों ओर अगर घूम रहा है ना, तो यहाँ पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो ये क्या करता है, हमेशा चार्ज एमिट करता है, लेकिन छूने से पता चल रहा है क्या, चार्ज नहीं। चलो, पहला ये गया। दूसरा देखो, अगर ऐसे चार्ज अगर ये एमिट कर रहा है तो इसका एनर्जी क्या हो, कम होगा, कम होते 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 ऐसे क्या होगा, इसका एनर्जी कम होते 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 तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरा, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, है ना, न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया। बताओ, हम तो पहले से ही न्यूट्रल था, ये तो पूरा का पूरा उसका चार्ज ही न्यूट्रल हो गया। अगर चार्ज ही अगर इसका न्यूट्रल हो गया, तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी किया था, या फिर एनोड रे एक्सपेरिमेंट जो भी किया था, जितनी सब एक्सपेरिमेंट्स किए जहाँ से हमें पता चलता था कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्या ये चीज़ मिल रहा है यहाँ पे, नहीं, ये क्या कर रहा है, इसको गलत प्रूफ कर रहा है ये मॉडल। हमने क्या देखा था, प्रैक्टिकल में समझा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इस मॉडल के हिसाब से एटम क्या है, न्यूट्रल हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे ना ही एटम ना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ना ही प्रोटॉन रहेगा, समझे। तो इसलिए ये मॉडल क्या है, गलत है। क्यों, प्रैक्टिकल तो गलत ही नहीं होगा, तो क्या गलत हो सकता है, थ्योरी गलत हो सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद आवर बोर थ्योरी।